नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रैंड न्यूज में। मैं आपके साथ सुरभि वर्मा। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। होटल ग्रैंड इंपीरियल में ग्रैंड न्यूज और हरिभूमि आईएनएच के द्वारा आयोजित हुआ रास गरबा। ग्रैंड ग्रुप के चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा और नैना होरा ने की देवी दुर्गा की आरती। मोहला मानपुर जिले में भाजपा नेता के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या, नक्सलियों ने रखा था मृतक को अपने हिट लिस्ट में। सुपेला पुलिस के द्वारा बड़ा एक्शन, फर्जी कागजात बनाने वाले ग्रुप को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन शुरू। पहले ही दिन प्रदेश के कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे। अब खबरें विस्तार से। होटल ग्रैंड इंपीरियल में ग्रैंड न्यूज हरिभूमि आईएनएच की ओर से रास गरबा का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत ग्रैंड ग्रुप के चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा और नैना होरा ने हरिभूमि आईएनएच के प्रधान संपादक हिमांशु द्विवेदी, आयोजक अनिल जोत सिंघानी और बॉलीवुड अभिनेत्री एंजल के साथ देवी दुर्गा की आरती कर की। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा और नैना होरा ने गरबा विजेताओं को सम्मानित किया। इस दौरान शिव भक्त भगवान शिव, विष्णु और कृष्ण के साथ राक्षस बने युवाओं का टीम आकर्षण का केंद्र रहा। ग्रैंड इंपीरियल के गरबा ग्राउंड में विदेशी मेहमान भी डांडिया करते नजर आए। होटल ग्रैंड इंपीरियल में राजधानी भर के युवाओं और सभी वर्गों ने रास गरबा में धूम मचाया। इस गरबे की शुरुआत ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन कुलदीप कौर होरा और नैना होरा ने हरिभूमि आईएनएच, हरिभूमि के प्रबंधक संपादक हिमांशु द्विवेदी, आयोजक अनिल जो सिंघानी और बॉलीवुड अभिनेत्री एंजल के साथ देवी दुर्गा की आरती से की। इसके बाद गरबे का क्रम चलता रहा। भगवान शिव, विष्णु और कृष्ण के साथ राक्षस बने युवाओं की टीम आकर्षण का केंद्र बनी रहे। इस मौके पर गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, बाबा तेरी क्या ही बात, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं जैसे गाने सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने रहे। बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वालों को ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन कुलदीप कौर होरा और नैना होरा, अनिल जो सिंघानी समेत अन्य कलाकारों ने पुरस्कृत कर हौसला बढ़ाया। हमारे बीच के हिंदू स्टूडियो से हिंदू आंटी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है, और आभार से निवेदन है हमारे बीच ग्रैंड इंपीरियल के गरबा ग्राउंड में मारो जमुना जी से पानी लागो समेत गरबा गानों में लगातार गरबा करने का क्रम चलता रहा है। इसके बारे में अनिल जो सिंघानी ने बताया कि गरबा सबके लिए आकर्षण का केंद्र बना है। हर बार की तरह इस बार भी सबके लिए बेहतर सुविधा ग्रैंड इंपीरियल में दिया गया है। वहीं बॉलीवुड नेत्री एंजल ने भी कहा कि पहली बार वे रायपुर में इस तरह के कार्यक्रम में शामिल होने आई हैं। उन्हें काफी मजा आया। रास गरबा 2023 21, 22, 23 अक्टूबर को ग्रैंड इंपीरियल में आज भव्य शुरुआत हुई। महावीर नगर पंचायत के द्वारा 108 थालियों से और 508 दियों से आज आरती करके इसकी शुरुआत करी। और हमारे आज के मुख्य अतिथि रहे हिमांशु द्विवेदी जी, जो आईएनएच और हरिभूमि के प्रधान संपादक, और उसके अलावा ग्रैंड न्यूज़ के चेयरमैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती होरा और श्रीमती नैना होरा के कर कमलों से आज इसकी शुरुआत हुई। हमारे बीच एक बॉलीवुड अभिनेत्री एंजल खूबवानी भी यहाँ पे आज उपस्थित रहीं और ये इतिहास की भव्य आरती से आज हमारे सब कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसमें ढेरों इनाम दिए जाएंगे, बेस्ट कपल, बेस्ट मेल, बेस्ट फीमेल, ढेरों ट्रॉफियाँ। तनिष्क के द्वारा सोने और चांदी की बरसात होगी। हमारे सिंघानिया बिल्डकॉन की तरफ से भी सोने की अंगूठी रखी गई है। ऐसे ढेरों इनामों के साथ आज शुरुआत हुई है इस भव्य गरबे की। और आप देखिए, माँ अम्बे की कृपा से सप्तमी, अष्टमी, नवमी, ये तीनों दिन एक भव्य आयोजन जो यहाँ पे होने जा रहा है। आज 8 बजे से लोगों में उत्साह है। 8 बजे से लोग पूरा घेरा भरा हुआ है, तो ये आप खुद ही देख सकते हैं। धन्यवाद। हाय, मैं इतना फॉर्चुनेट फील कर रही हूँ इस गरबा में आके, इस रास डांडिया में आके, और सिंधी कम्युनिटी के लिए
मैं सिंधी हूँ और सिंधी कम्युनिटी के लिए पहली बार मैंने लाइफ में ये शो किया है, तो मैं इससे ज़्यादा खुश कभी नहीं हो सकती हूँ। ये मेरा पहला कदम सिंधी कम्युनिटी के लिए सर्विस में खड़े होने का, और इतने प्योर फेस्टिवल में, नवरात्रि के फेस्टिवल में आई एम फीलिंग प्योर, डिवाइन, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और मैं आज नहीं, हर बार सेवा देने के लिए बड़े थोड़े ही समय ये प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगी। सुपेला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फर्जी आदमी बनकर करोड़ों की जमीन की अफरा तफरी करने वालों के गिरोह का पर्दाफाश। सुपेला पुलिस को प्रार्थी योगानंदन निवासी पश्चिमी सिंहभूम द्वारा शिकायत किया गया कि उसकी जमीन कोहका भिलाई स्थित को कोई अज्ञात व्यक्ति नकली योगानंदन बनकर फर्जी कागजात तैयार कर बिक्री कर दिया है। शिकायत जांच पर मामला फर्जी कागजात तैयार कर जमीन बिक्री करना पाया गया। थाना सुपेला में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पाया गया कि प्रार्थी योगानंदन की जमीन कोहका भिलाई स्थित अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फर्जी योगानंदन बनकर उनकी उक्त जमीन को फर्जी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज तैयार कर आसमा खातून व विपिन अग्रवाल को बिक्री कर दी गई है। प्रकरण में आरोपी राकेश राय, प्रशांत पाटिल एवं एन रमेश उर्फ छद्दाम योगानंदन यादव मिले, जिनसे पूछताछ पर पाया गया कि सभी आरोपी एक साथ मिलकर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर एन रमेश को फर्जी योगानंदन बनाकर उसका आधार कार्ड, बैंक खाता खुलवाकर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका बनवाकर फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करना पाए जाने पर आरोपीगण से मोबाइल, आधार कार्ड, शपथ पत्र, लैपटॉप, कलर प्रिंटर तथा 2 लाख रुपए नकदी जब्त किया गया है। ये एक योगानंद यादव करके एक व्यक्ति हैं, ये झारखंड के रहने वाले। इनकी ज़मीन थी कोहका में, करीब 3.5 एकड़ की ज़मीन थी। इन्होंने जब अपने ज़मीन के संबंध में पतासाजी की तो उनको पता चला कि ज़मीन किसी और के नाम पे बिक्री दिख रही है और ट्रांसफ़र हो गया है। उसके संबंध में उन्होंने दस्तावेज कलेक्ट करने के बाद पे देखा तो कुछ लोगों ने मिलकर ज़मीन को बिक्री कर दिया है, जिसमें दिख रहा है कि योगानंद ने ही बिक्री किया, ऐसा दिख रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि कोई योगानंद फर्जी रूप से योगानंद बन के ज़मीन को बिक्री कर दिया है। जांच पर से अपराध पाए जाने पर मुकदमा 420, 467, 68, 71 IPC, 120 भी IPC में दर्ज करने के उपरांत पे पुलिस के द्वारा विवेचना जांच की गई। जांच के दौरान पे 3 आरोपी, पहला एन रमेश, राकेश राय और एक प्रशांत पाटिल करके, तीनों आरोपी को मामले में संलिप्त पाए जाने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भाजपा नेता के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की। पहले से ही नक्सलियों ने रखा था हिट लिस्ट में नाम। परिजनों ने विधायक से सांठगांठ का लगाया आरोप। औंधी थाना क्षेत्र के सरखेड़ा निवासी भाजपा नेता की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। एसएसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि किसने और किस वजह से गोली मारी है। फिलहाल अज्ञात आरोपियों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। विधानसभा चुनाव 2023 आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। इस दौरान भाजपा नेता की उसके ही घर में गोली मारकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई। कल हमें लगभग 8 बजे के आसपास सूचना मिली कि 7:30 से 8 बजे के बीच में रात में सरखेड़ा गांव में बिरजू तारम को गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। तो मौके पर सारा सुरक्षा अरेंजमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ITBP, DRG और थाना प्रभारी की टीम मौके पर पैदल पहुंची है। जो शव है उसको कॉर्डन किया है। जितने आने जाने के रास्ते थे, जहां से जो भी आरोपी हैं जो घटना करके भागे हैं, उनको कॉर्डन किया गया है, उनको अच्छे से सर्च किया गया है। रात भर टीम हमारी वहीं रही है और बाकी भी जो क्षेत्र की हमारी अन्य एंटी नक्सल टीम्स हैं, सभी भी रात से ही सर्चिंग पे निकली हुई हैं। अभी भी वो बाहर ही हैं। एक्स्ट्रा टीम्स भी सर्चिंग पे जा रही हैं। तो अभी ये अज्ञात आरोपियों द्वारा ये इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस इसमें हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इतना जल्दी इस चीज़ को आई थिंक बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अभी तक ऐसा कोई बैनर या फिर जैसा प्रेस रिलीज का अभी तक तो कुछ सामने नहीं आया है। लेकिन सिंस सरखेड़ा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और घटनास्थल से राइफल के मतलब इंसास के खोखे भी मिले हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें ये नक्सली घटना थी। इसमें एक्शन लेट नहीं हुआ साहब, हमारी तरफ से लगातार ये हमारा सबसे ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया है। यहाँ पे ITBP की, यहाँ पे DRG की सबसे ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हमारी है। एम्बुश भी लगातार प्लान होते रहते हैं। हम यहाँ से सभी ग्रामीणों के संपर्क में रहते हैं और लगातार काउंसलिंग भी की जाती है कि अगर किसी भी तरीके का आप कोई थ्रेट देख रहे हैं, कोई सूचना मिल रही है, कोई बाहर से अन्य आदमी आपको लग रहा है जो आपके किसी भी तरीके से थ्रेट क्रिएट कर सकता है, इमीडिएटली हमें सूचना दें, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। इसमें जो जून में घटना हुई थी, उन्होंने घटना से संबंधित हमें शिकायत दिया था। जो मूर्ति वाला घटना थी उसमें FIR भी हुआ, उसमें कार्रवाई भी हुई है
और अभी का जो घटना है हम उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। ये औंधी थाना अंतर्गत ग्राम सरखेड़ा पड़ता है। वहाँ के रहने वाले निवासी जो हैं उनकी कल रात में अज्ञात हमलावर के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है, ऐसी सूचना थाने में प्राप्त हुई थी। तो थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यहाँ पहुँचे हैं और इसमें अभी तहकीकात जारी है। मर्ग इंटीमेशन लेकर अग्रिम जो कार्रवाई पीएम और जो कार्रवाई है वो इसमें की जा रही है। क्या ग्रामीण थे ये जो अभी तक बीजेपी नेता थे? इसके बारे में वो जानकारी नहीं है कि बीजेपी नेता थे क्या। अभी इस पे हमारी जो है जांच जारी है। मतलब इसमें क्या है कि सभी एस्पेक्ट्स खुले हुए हैं। अभी प्राइमरी जो बुलेट्स मिले हैं, मतलब खोखे मिले जो हैं वो खोखे जो हैं वो उसके आधार पर जो फायर आर्म्स जो मिल रहा है उसमें अभी नक्सली घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। और साथ ही गांव वालों के द्वारा भी और घर के जो परिजन हैं उनके द्वारा भी जो संदेह व्यक्त किया जा रहा है गांव के कुछ लोगों को, उस पर भी हम उसमें तफ्तीश करेंगे और तफ्तीश के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि वास्तव में क्या घटना हुई थी। ये अभी तफ्तीश का विषय है। अभी तो हम तफ्तीश करेंगे तभी ये क्लियर हो पाएगा कि क्या कारण था। अभी समाज के कुछ प्रमुख आएंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा था अभी समाज प्रमुख अभी आए हैं, अभी चर्चा हो रही है और जल्दी ही हम बॉडी पीएम कराने लेके जाएंगे और जो अग्रिम कार्रवाई होती है वो करेंगे। नहीं देखिए, अभी शुरुआती जो पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास अगर ऐसी सूचना आती है तो हमारा एक सिस्टम होता है, उसके तहत हम उसको नोट करते हैं। वो भी जांच का विषय, हम उसको देखेंगे। नहीं, अभी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया परिवार से मिले। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार पर बंगाल जैसे माहौल बनाने का आरोप लगाया। आज हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई जी यहाँ पे आए हुए हैं और जो बड़ी घटना हुई है, सांसद जी हैं हमारे संतोष पांडे जी, हमारे चौकी के मानपुर के विधायक संजीव शाह जी और पूरे कार्यकर्ता सभी उपस्थित हैं। जो घटना हुई है वो निश्चित रूप से बिरजू ताराम की जिस प्रकार जिन परिस्थितियों में हत्या की गई, वो स्पष्ट रूप से लगता है कि ये पूरी सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या, मानपुर मोहल्ला चौकी में भी 7-8 हत्याएं लगातार होती रही है और ये ताज़ा घटना है। और इस घटना के लिए प्रशासन का फेल्योर मैं कहता हूँ। सार्वजनिक रूप से सभा के माध्यम से जब मार डालने की धमकी दी जा रही है, विधायक वहाँ मौजूद है और उसके बाद भी बिरजू को और अन्य नेताओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करना, जो हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे। बार बार सांसद जी ने, हम सब ने ध्यान आकर्षित भी किया कि ये सार्वजनिक रूप से धमकी दिया जा रहा है और इस प्रकार हत्या करने का ऐलान किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता धार्मिक मामलों में, दुर्गा पूजा में, गणेश पूजा में और बीजेपी से जुड़ेगा, उसकी हम निर्ममतापूर्वक हत्या करेंगे और हत्या की जवाबदारी मैं लेता हूं, ये घोषणा भी कर रहा है। इसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होना और जिन परिस्थितियों में हत्या हुई है, मुझे लगता है ये प्रश्न चिन्ह है। बस्तर से लेकर मानपुर तक, मोहल्ला तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है और राजनीतिक हत्या है, टारगेटेड किलिंग का ये मामला है। और आज चूँकि हम लोग सब आए हैं, हमारी संवेदना परिवार के प्रति और पूरे समाज के प्रति है और इस पूरे मामले को लेकर ये भूपेश सरकार जानबूझकर कोताही बरतती है, ढिलाई बरतती है और इस प्रकार के मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण और प्रश्रय में इस प्रकार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में घटित हो रही है। माननीय मनसुख जी आए हैं, केंद्र के माननीय गृह मंत्री जी से भी हम मांग करेंगे, बात करेंगे। इस सारी घटना का उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए और सुरक्षा प्रदान किया जाना चाहिए उन कार्यकर्ताओं का
जो टारगेट में है। इन सारे मुद्दे को लेकर निश्चित रूप से अभी चूंकि चुनाव का ये पूरा दौर चल रहा है, चुनाव में हम लगे हैं, मगर ये पूरा संदेश देश भर में चला गया और इसके खिलाफ नक्सली हिंसा के खिलाफ, कांग्रेसी षड्यंत्र के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। हमने इस सारे विषयों को लेकर फिर से एक बार दोबारा यहाँ के डीजी से, यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों से भी बात करेंगे और केंद्र से भी बात करेंगे कि हमारे उन सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को मजबूत। सरकार की पुलिस की पूरी तरीके से असफलता है कि इस मामले को लेकर कुछ अभी तक कार्रवाई नहीं। उन सबके सुरक्षा की बात करेंगे जो टारगेट में हैं, जिनको धमकी दी गई है, उनके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से, डीजी से, यहाँ के स्थानीय अधिकारियों से बात करें। ये एक प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, संघ के कार्यकर्ताओं को डीमोरलाइज करने का एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। जो भी मदद भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, नौकरी सरकार के हाथ में रहता है, मगर निश्चित रूप से सरकार का नियम हमने बना के रखा है कि नक्सली घटना में जिसकी भी हत्या की जाती है उसके आश्रित परिवार को नौकरी दी जाती है। उसमें इनके परिवार के सदस्यों को उस आधार पे एक नौकरी मिलना ही है, मिलेगा। और अभी 2 महीने बाद हम इस सारी बातों का और विचार करेंगे, 1 महीने बाद सरकार बनने के बाद। मगर मुझे लगता है कि नौकरी और नौकरी के साथ साथ नक्सली हिंसा में, हत्या में जो प्रावधान होते हैं उसका सबका जो सरकार के प्रावधान है उसका लाभ मिले। बिरजू राम तारम भारतीय जनता पार्टी के जिला के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष थे, गौ भक्त थे, राष्ट्रभक्त थे और धर्म प्रेमी थे। उसकी गलती केवल इतनी ही थी कि माँ दुर्गा की मूर्ति खंडित हुई थी और ऐसे मूर्ति खंडित करने वाले लोगों के सामने कार्यवाही होनी चाहिए, ऐसा करके उन्होंने आंदोलन किया था। और जब उन्होंने आंदोलन किया उस वक्त एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में, विधायक की उपस्थिति में मार डालो, काट डालो की बात करते हैं। पुलिस मौजूद होती है, लेकिन भी प्रशासन ने उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं की, उसको सुरक्षा नहीं दी और आज समाज के एक अच्छे कार्यकर्ता की हत्या हो गई। उसके लिए मैं प्रशासन को जिम्मेवार मानता हूँ, सरकार की निष्फलता मानता हूँ और आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी घटना ना घटे, इसलिए ऐसे तत्वों के सामने कठोर कार्यवाही करने के लिए मैं सरकार को आग्रह करता हूँ और हमारे बिरजू तारम जी की आत्मा को शांति मिले, उसके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते। हम यहाँ आए, कई कार्यकर्ता ने बताया कि ऐसी चिट्ठी हमारे घर में भी मिली है और एक कार्यकर्ता लोगों ने पुलिस थाने में भी बताया है। मैं पुलिस को आग्रह करूँगा कि पुलिस की जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, कोई भी कार्यकर्ता के सामने कुछ भी होगा तो उसके लिए पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। आज गांव के लोग हमें मिले, उन्होंने संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया कि हमारे गांव में ऐसी कई घटनाएं हुई है जिस घटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के प्रति टारगेट किलिंग किया गया है। ऐसे लोगों के सामने कड़ी से कड़ी कार्यवाही राज्य सरकार करे। भारत सरकार में भी माननीय गृह मंत्री जी के सामने मैं विषय रखूंगा। केंद्रीय फोर्सेस के द्वारा कई कार्यवाही की गई है, तभी लोगों को थोड़ा सा विश्वास बढ़ा है। कई काम केंद्रीय एजेंसी का होता है, कई काम राज्य सरकार की एजेंसी का होता है या कि स्थानिक प्रशासन का होता है। स्थानिक प्रशासन अपनी जिम्मेवारी निभाए, केंद्र सरकार उसके साथ है। मेरा नाम चेतन लाल है। हम दोनों कल मानपुर गए थे, वहाँ से शाम को आए, फिर साथ में वहीं वो मकान है वहाँ रुके। फिर मेरे को बोला कि साथ में जाएंगे, तो मैंने क्या बोला कि मेरा लड़का था एक, तो मैं पैदल जा रहा हूँ। उसके बाद आते आते एक आदमी को देखा मैं, वहाँ रोड पे खड़ा था, उसका नाम है हेमलाल भुआरी। वहाँ से फिर आया घर। कहाँ का है हेमलाल भुआरी? यहीं का है सर। आते आते मैं घर घुस रहा था, उस समय कलेश्वर किसान वो मैं जस्ट घर घुसा कि फिर वो इधर ही आ रहा था।
फिर वह घर घुसने के बाद मैं तुरंत आया मंच पे आने के बाद एक लड़के को बोला कि आया कि नहीं आया दादी, तो वो बोला कि आया था, बिगड़ गया है। फिर वहाँ से मैं सेब का 2 फल काट रहा था, फिर यहाँ एक गोली का आवाज़ मिला। फिर वहाँ से एक लड़का, यहाँ 2 लड़का आया था, वो भागते भागते मेरे को फर्स्ट बताया कि वहाँ गिर गया है, चलो चलो। मैं उस लड़के के साथ फिर आया, वो शहीद किसान, वो उधर से ऐसा ऐसा कर रहा था और क्या बोल रहा था कि कौन है ऐसा बोल रहा था, और अंदर घुस गया घर। इतना बस है। मोहल्ला से करीबन 7 बजे। नाम कीर्तन लाल कोठारी है, मैं ग्राम सरखेड़ा से हूँ। मैं ये तो कुछ ला देखे नहीं, जब दूसर बताइस तो मैं आया हूँ, लेकिन ये जब यहाँ शासन प्रशासन ये बोला थे कि कोई देखे हो नहीं देखे हो, एकर पहले बिरजू राम तारम जो है 2-3 बार औंधी थाना में ये वजह से वहाँ जो 8-10 आदमी हैं जो शक में उकर दायरे में उकर नाम ला छोड़ दे रही से थाना में कि अगर मोला कुछ हो जाते भविष्य में तो एमन हम जब तक अरेस्ट नहीं होही तब तक मोर लाश ला कोई अधिकारी हो चाहे गांव के हो छूना मत। आवेदन तो बहुत कम से कम 13-14 महीना हो गए ना, 1 साल पहले, साल भर यही औंधी में। और अब ये थानेदार साहब ये बोलते कि हमारे पास वो कागज नहीं है, तो अभी बोला तरी से सर दे राजू भैया की ओकर रिसीव है, तो हमन अभी राजू भैया बोला दे, और हमन चाहतन कि जितना वहाँ नाम है वो तुरंत अभी के अभी गिरफ्तार होना चाहिए। काबर ओकर बाद आप मन पूछत रहे कि रिसिप्ट चाहिए, तो हमारे पास वो रिसिप्ट है, वो आप मतलब प्राप्त हो जाही। तो आप मन से यही निवेदन है कि तुरंत तत्काल ओकर बाद ही PM करे जाही। आप माने अभी राजू भैया दी आप मतलब वो रिसिप्ट देखो और तुरंत हमारे सामने वो आदमी मतलब गिरफ्तार होना चाहिए, कार्यवाही होना चाहिए, उचित कार्यवाही। और हमेशा ये बिरजू भैया तय ना में जात कोई हलबस जात है कि गोड़ जात, ऐसे हमेशा सबके भलाई के काम करत रही। एला ये थाना वाले मन भी जानत रही, ऊंच नीच पर हमेशा थाना वाले मन वाला बुलाए और से काम निकालत रही। आज एमन कथे कि हमन नहीं जानन काबर ऐसे होते। हमन चाहतन कि अभी से अभी तुरंत तत्काल और सबसे पहले गोविंद साहिवाल को और सुरजू टेकाम और जितना हमन लिस्ट देहन नाम लिख करके वो तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। और हमन चाहतन कि इनकर मन से कुछ नहीं हो सके, CBI जांच कराना चाहतन, CBI जांच होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दूसरे चरण के मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले ही दिन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रविंद्र चौबे और बेमेतरा से कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गए हैं, जो 30 अक्टूबर तक चलेंगे। नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन ही प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रविंद्र चौबे नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे। उनके साथ में बेमेतरा कांग्रेस प्रत्याशी आशीष छाबड़ा मौजूद रहे। आपको बता दें कि रविंद्र चौबे को कांग्रेस के द्वारा लगातार 9वीं बार कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि आशीष छाबड़ा दूसरी बार चुनाव मैदान में रहेंगे। शारदीय नवरात्रि के बीच में आज नामांकन फॉर्म लेने मैं आया हूं और बहुत जल्दी नामांकन दाखिल करूंगा। मेरे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी महान संस्था कांग्रेस पार्टी के द्वारा 9वीं बार रविंद्र चौबे को कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये बेहद सौभाग्य का और गर्व का क्षण होता है। और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने जो भरोसा दिखाया है, साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता का जो संकेत दिखाई दे रहा है, रोज जनता के बीच हम लोगों का जाना होता है, तो हमें ऐसा एहसास होता है कि लगभग हर बार के जो रिकॉर्ड मतों से जीत होती थी, इस बार साजा क्षेत्र की जनता उन मतों को भी ध्वस्त करते हुए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury-packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के तहत दुर्ग जिले में लाइसेंसी हथियार जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं ये प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाकर 23 थानों से 1 से 4,000 हथियार जमा कराए गए हैं। इसके अलावा बोरी थाना में सबसे कम और सुपेला थाना क्षेत्र से सबसे अधिक जमा कराए गए हैं। हथियार के जमा कराए जाने से जिले में अपराधों का ग्राफ कम होता दिखेगा। चुनाव को लेकर हथियार जमा कराने को लेकर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। दुर्ग जिले में विधानसभा सीटों के लिए मतदान होता है। जिले में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए दुर्ग पुलिस ने कमर कस ली है। इसके तहत लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया जा रहा है। इसके अलावा अवैध रूप से रखे हथियार को लेकर भी पुलिस जागरूकता का परिचय देते हुए पैनी नजर रखी हुई है। हर आने जाने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर लाइसेंसी हथियारों को जमा कराया जा रहा है। अब तक 1000 लाइसेंसी हथियार जमा हो चुके हैं। जो लोग हथियार जमा नहीं करते हैं उनका लाइसेंस तुरंत रद्द कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस के द्वारा भी जितने भी लाइसेंसी हथियार थे उसको जमा कराया जा रहा है थानों में। निकटतम थानों में उनको जमा करने के लिए सूचित भी किया गया है। सभी लोगों के द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा लगभग 1004 हथियार जो जितने जारी हुए थे लगभग पूरे 100% के आसपास हम लोग जमा करा चुके हैं। जमा नहीं करेंगे उसके बाद हम लोग उनको लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया चालू कराएंगे, जिससे तत्काल ही उनके लाइसेंस को निरस्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस कमेटी ने अपना चुनावी दौरा प्रारंभ कर दिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद अमजद खान का प्रथम बार भिलाई आगमन हुआ। मोहम्मद अमजद खान के आगमन पर छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पटाखे फोड़कर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। चुनावी प्रवास पर भिलाई पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अमजद खान ने बताया कि भिलाई में मेरा प्रथम आगमन हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भिलाई की जनता भारतीय कांग्रेस पार्टी को अपना भरपूर प्यार और सहयोग प्रदान कर रही है। भिलाई की जनता के आशीर्वाद से हम इस बार के विधानसभा चुनाव में 75 पार करके फिर से कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव दिनेश कुमार पटेल ने बताया कि झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ कांग्रेस की रीढ़ है। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने का काम कर रही है। अगर भाजपा इतनी ही पाक साफ है तो एक श्वेत पत्र जारी करके क्यों नहीं बताती कि उनकी पार्टी के नेता कितने पाक साफ हैं। दुर्ग जिले के झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की हर योजना को हर गाँव शहर जिले में लागू कराया है। मुख्यमंत्री के नरवा गरवा घुरवा बारी की योजना को हर गांव में पहुंचाकर अपने पुरखों के सपने को साकार करके छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को बचाया है।
मुफ्त शिक्षा, खेलकूद, गरीबों को मकान बनाकर देने जैसी सभी योजनाओं को पूरी ईमानदारी से लागू किया है। कांग्रेस सरकार के आने से बस्तर जैसे सुदूर नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में शांति छाई हुई है, जबकि इसके पहले छत्तीसगढ़ में गोलियों बम के धमाकों की आवाज ही सुनाई देती थी। देखिए, आज भिलाई पर मेरा प्रथम आगमन हुआ है और भिलाई दुर्ग होते हुए मुझे नांदगांव विधानसभा में चुनाव हो रहा है। चुनाव देखते हुए आज हमारे वरिष्ठ नेता गिरीश देवांगन जी का नामांकन है। उस नामांकन में आज हम लोग जुग्गी जो प्रकोष्ठ के सारे पदाधिकारी वहाँ शरीक होने जा रहे हैं और मैं भिलाई वासियों को सबसे पहले तो नवरात्रि की मेरे भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, गड़गड़ बधाई हो। देखिए, प्रधानमंत्री ने शुरू से छत्तीसगढ़ से छल कपट किया है, ना आज तक जीएसटी का पैसा दिए, ना कुछ। कोरोना काल के कारण काम राज्य के अंदर रुका हुआ था। हमारी राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल सरकार है कि मोर मकान मोर आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जितने जो लोगों को उसका लाभ नहीं मिला था, सारे लोगों को राज्य सरकार उसी योजना का लाभ देगी और सारे गरीब तत्व के जो लोग हैं वो कोई गरीब घर से बेघर नहीं होगा। ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, माननीय भूपेश बघेल की कांग्रेस की योजना है। जिस तरह इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा आवास योजना दिया गया था, उसी तरह भी छत्तीसगढ़ के अंदर मोर मकान मोर आवास योजना बना के दे रही सरकार। उसमें हर गरीब परिवार तत्व के लोगों को उसका फायदा लाभ पहुँचेगा। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ शांति का टप्पू का राज्य है और इस राज्य से हम लोगों ने जिस तरह 2018 में सरकार बनाए थे, उसी तरह फिर हम इस बार से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यशाली योजना को हर गरीब तत्व परिवार तक पहुंचाएंगे और 75 पार की सरकार बनाएंगे। और उसके बाद 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदाई का समय आ रहा है और देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को फुल बहुमत सरकार से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, केंद्र सरकार को तो पहले भारतीय जनता पार्टी के जो भ्रष्टाचारी 15 साल के जो मंत्री रह चुके उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ना चाहिए। उनके यहाँ पहले भ्रष्टाचारी जो लोगों ने किए उनकी जांच क्यों नहीं होती है। और वो देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा बह रही, विकास को रोकने का काम करने के लिए उन लोगों ईडी और आईडी के छापा पड़ने का काम करवा रहे हैं। पर हम लोग ईडी आईडी से नहीं डरने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार फुल बहुमत से बनाएंगे, डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। हम चुनाव को सरकार की योजना, भूपेश बघेल जी की योजना जो 2018 से जो काम करते हुए आए, कोरोना काल के अंदर पहला एक ऐसा राज्य है कि जो हर गरीब तत्व का जो आदमी घर से बेघर होता था दूसरे राज्य का, वो राज्य सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार ने उनको घर तक के पहुंचाने का काम करी है। और उस समय गरीब तत्व लोगों को राशन से लेके सारे चीज़ की व्यवस्था सरकार ने कराई है और जिस तरह सरकार ने काम करी है छत्तीसगढ़ के अंदर में, उसका फायदा हमको इस चुनाव के अंदर अवसर मिलेगा और इस बार हम फिर 75 पार की सरकार हम बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उस पद के लिए आपने मुझे थैंक यू बोला है। हमारे प्रदेश की जो सरकार है कांग्रेस के पिछले 5 साल से जो छत्तीसगढ़ में जो काम किया, और अभी तो बोला जाए 5 साल तो नहीं, क्योंकि बीच का कोरोना काल में हमारे सरकार कार्य नहीं कर पाई, अन्यथा शायद छत्तीसगढ़ की जो आज जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर दिखता। और आप छत्तीसगढ़ में पूरा दौरा कर सकते हैं, चाहे ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, चाहे शिक्षा का हो चाहे हमारे ग्रामीण में आप गौठान से लेकर जो हमारे मंत्री जी का सबसे बड़ा जो है कि नरवा गुरवा बाड़ी, इसको चरितार्थ करते हुए जो कार्य हुए हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ, खेलकूद में कार्य हुआ, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे प्रदेश की प्रगति नहीं हुई। और आने वाले टाइम में आपने देखा भी होगा कि इस 5 साल के पहले जो 15 साल शासन रहा है रमन सरकार का, उस टाइम हमारा जो सुदूर क्षेत्र है बस्तर अंचल, वहाँ पे कितने धमाके हुआ करते थे और कितने हमारे शहीद होते थे। जब से छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बनी तो शायद बहुत ही कम आपको सुनने मिलता होगा कि कोई ऐसा हादसा हुआ हो। और सड़कों का जाल उस क्षेत्र में कभी वहाँ पे सड़कें देखे तक नहीं थे, वहाँ पे रेल की जो सुविधा केंद्र ने दी, लेकिन उसको विस्तार करने का कार्य हमारे प्रदेश ने किया। और आप जाके देख सकते हो उस क्षेत्र में भी जो प्रगति हो रही है, चौमुखी विकास पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और यही कारण है कि आने वाले इस साल भी हमारी जो अभी चुनाव हो रहा है इसमें भी हम लोग 75 पार निश्चित तौर पे करेंगे, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि भूपेश सरकार ने काम करके। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जब से हमारी कांग्रेस सरकार बनी है तो सर्वप्रथम जो प्रदेश अध्यक्ष अमजद अली जी जुग्गी प्रकोष्ठ के हैं, उनके ऊपर हमारा जो विश्वास भूपेश बघेल जी ने किया। और उस परिप्रेक्ष्य में जो पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी श्रमिक बहुल क्षेत्र हैं,
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कार्य नहीं हुआ। गरीबों को मकान दिलाने का कार्य, गरीबों को रोजगार का कार्य और गरीबों की जो सहायतार्थ राशि है उसको पहुंचाने का कार्य झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारी करते रहे हैं। और बहुत सारी अभी ऐसी चीज़ें जो हम लोग करना चाह रहे हैं जो आने वाले टाइम में आपको दिखेगी। और ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं इसमें हम लोग को बहुत सहयोग मिल रहा है प्रदेश सरकार का, और जिसमें प्रदेश से हमारे अमजद अली का प्रथम आगमन आज भिलाई में हुआ। उसको भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, उसी से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कार्य चल रहा है करके ये भीड़ आती है, स्वतः भीड़ अपने आप आई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। चुस्की चाय पत्ती को लेकर हरीश गोयल ने लिया प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि 2018 से रायपुर के व्यापारी यशवंत जैन ने चुस्की शब्द को लेकर मुझ पर अलग अलग तरीके से एफआईआर दर्ज कराया है। यशवंत जैन ने मुझ पर चुस्की शब्द को लेकर एफआईआर कराया है। जैन चुस्की नाम से चाय पत्ती बेचने वाला व्यापारी यशवंत जैन ने मुझ पर गलत ढंग से आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है। संबंधित विभागों से पता लगाया गया है कि जैन चुस्की शब्द को अकेले ही प्रयोग कर सकता है कि नहीं। ट्रेडमार्क विभाग के द्वारा स्पष्ट किया कि चुस्की शब्द पूरे भारत में किसी का हक नहीं, लेकिन पुलिस विभाग को यशवंत जैन के द्वारा गुमराह कर मुझ पर मामला दर्ज कराया जा रहा है। यशवंत जैन के द्वारा व्यापारियों को डराने एवं भयभीत करने का प्रयास किया जा रहा है तथा मेरे व्यापारियों द्वारा उसकी धमकी से प्रभावित नहीं होने पर उनकी दुकान जाकर मेरी चाय पत्ती बेचना बंद करने, अन्यथा पुलिस कार्रवाई करवाकर जेल भेज देने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि धारा 17 ट्रेडमार्क अधिनियम के अनुसार किसी भी शब्द को तोड़कर उसको किसी एक हिस्से का उपयोग करना या प्रयोग करना ट्रेडमार्क एक्ट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। प्रेस वार्ता इसलिए सर, 2018 से रायपुर का एक व्यापारी है यशवंत जैन, कंटिन्यू चुस्की शब्दों को लेकर के मेरे ऊपर अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से एफआईआर करवाता है। एक ही विषय की एफआईआर करवाता है कि उसके जैन चुस्की में से मैं चुस्की शब्द का उपयोग करके अपराध कर रहा हूँ, जबकि ये अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये संबंधित विभाग बताएगा कि चुस्की का उपयोग कोई दूसरा आदमी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, या केवल यशवंत जैन के पास अधिकार है। हमने ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से मंगवाया कि क्या केवल चुस्की शब्द को लेकर के पूरे भारत देश में किसी का एकाधिकार है क्या। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने यह स्पष्ट किया अपने उसमें कि इन व्यू of the above, nobody has got exclusive right to use चुस्की throughout India for all goods and service। जब पूरे भारत में सर चुस्की शब्द पे किसी का एकाधिकार ही नहीं है तो यशवंत जैन पुलिस प्रशासन को गुमराह इस बात पे क्यों करके एफआईआर करवाता है कि मेरे ब्रांड में से चुस्की शब्द का उपयोग कर रहा है। अब मैं आता हूँ उसके ब्रांड में से चुस्की शब्द का उपयोग करने के लिए, उसका भी हमने कागज मंगाया। उस कागज में भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ने यह स्पष्ट किया कि एज पर ऑनलाइन रिकॉर्ड ट्रेडमार्क इज अगेंस्ट वर्ड जैन चुस्की for application number 1607703 and the right is against जैन चुस्की, not against only चुस्की। यशवंत जैन के पास जैन चुस्की का एक अधिकार है, ना केवल चुस्की का है। यदि कोई व्यक्ति जैन चुस्की का उपयोग करता है तो वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है कि मेरे ब्रांड की डुप्लीकेसी हो रही है। केवल चुस्की शब्द के लिए डुप्लीकेसी नहीं माना जा सकता, संबंधित विभाग स्पष्ट कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आज से दुर्ग जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अभ्यर्थी अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने पहुंचेंगे। वहीं अभ्यर्थी विधानसभागर नियुक्त रिटर्निंग अधिकारियों के पास 30 अक्टूबर 2023 तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर पाएंगे। दुर्ग जिले में द्वितीय और अंतिम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया पुनः 11 बजे से 3 बजे तक संपन्न होगी। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की 31 अक्टूबर 2023 को स्क्रूटिनी की जाएगी। 2 नवंबर 2023 को नाम वापस एवं प्रतीक चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। जिले में 17 नवंबर 2023 को मतदान एवं मतगणना 3 दिसंबर को होगी। नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट में समिति लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी के साथ केवल 4 लोग ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष तक पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट के गेट पर 3 लेयर की जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा। नामांकन की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, वहीं सीसीटीवी कैमरे में पूरी नजर रखी जाएगी। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और एसएसपी आर.जी. गर्ग ने आज जिला एवं पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर्स के कक्ष में नामांकन प्रक्रिया से संबंधित व्यवस्था का जायजा लिया, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में बैरिकेड, वाहन पार्किंग, अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश तथा समर्थकों को रोकने आदि व्यवस्था की जानकारी ली। कलेक्टर एवं एसएसपी ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्वाचन नामांकन के दौरान बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। नॉमिनेशन की सारी तैयारियां
आज से कुछ दिन पहले ही पूरी कर ली गई थी। स्टाफ की नामजद ड्यूटी लगाई जा चुकी है और ये उम्मीद की जा रही है कि जो बड़ी पार्टीज हैं काफ़ी अधिक भीड़ के साथ में रैली करते हुए, सभा करते हुए नाम निर्देशन की कार्रवाई करेंगी। तो उस हिसाब से रूट की प्लानिंग भी की जा चुकी है पुलिस के साथ मिलकर। सभा कहाँ कर सकते हैं तो उनके ऑप्शंस भी हमने तैयार करा लिए हैं। उसके अलावा जहाँ पे बैरिकेडिंग करनी है, जहाँ पे सीसीटीवी लगाना है, जहाँ पे वीडियोग्राफी करनी है, वो सारे पॉइंट्स फिक्स कर लिए गए हैं। तो तैयारियां सारी पूरी की जा चुकी है। उम्मीद है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।